एक बार की बात है जब एक मासूम लड़की की ज़िंदगी अचानक उल्ट पुल्ट हो गई। उसका नाम रिया था जो अपने परिवार की लाडली थी, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उसे हत्या के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो शहर की मुख्य जेल में कैद थी। ये कहानी उसी की जुबानी है जहां उसने जेल की अंधेरी दुनिया देखी और कुछ ऐसी सच्चाई जानी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन वो था जब मैंने पहली बार मुख्य जेल के अंदर कदम रखा। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी, दिल में बहुत डर था और आंखों में आंसू। मैं रिया जो घर में सबकी प्यारी थी, बहुत नाजुक स्वभाव की थी। माँ बाप ने मुझे बड़े प्यार से पाला था, आज एक कातिल के रूप में इस डरावनी जगह पर बंद कर दी गई। जेल का मुख्य दरवाज़ा जब मेरे पीछे बंद हुआ तो लगा जैसे ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दरवाज़ा है जो हमेशा के लिए बंद हो गया। मैं ज़ोर से रोना चाहती थी लेकिन मेरी आंखें सूखी हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा जैसे कोई आखिरी उम्मीद बाकी हो, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा और घूरती हुई नज़रें थीं। मुझे एक मोटी और बदसूरत सी औरत के हवाले कर दिया गया जो जेल की अधीक्षिका थी। उसकी आंखें बहुत सख्त थीं, जिनमें जरा भी दया नहीं दिखती थी। उसने मुझे सर से पांव तक घूरकर देखा जैसे कोई सामान की जांच कर रही हो। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिससे मैं अंदर तक कांप गई। चलो कपड़े उतारो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज़ में सख्ती और क्रूरता थी। मैंने हैरानी से उसे देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मेरे मुंह से बस यही निकला, सुनाई नहीं देता? कपड़े उतारो, यह तुम्हारे घर के कपड़े नहीं चलेंगे, वो दांत पीस कर बोली। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने घर के कपड़ों को उदासी से देखा जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए सिलवाए थे। हल्के गुलाबी रंग का सूट जिस पर नाजुक कढ़ाई थी और माँ की मोहब्बत की खुशबू आती थी। लेकिन अब मुझे ये उतारकर जेल का गंदा और मोटा लिबास पहनना था। जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं, उसने गुस्से से कहा। मैंने आंखों में आए आंसू रोकने की कोशिश की और मजबूरी में कपड़े उतारने शुरू किए। मैंने खुद को इतना बेबस और लाचार कभी महसूस नहीं किया था। मेरी उंगलियां कांप रही थी, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा था। कपड़े उतारने के बाद मुझे जेल की वर्दी दी गई जिससे अजीब सी बदबू आती थी। उसका रंग स्लेटी था और बहुत खुरदरा। इसे पहनकर लगा जैसे मैंने अपनी पहचान और व्यक्तित्व सब खो दिया है। चलो मेरे साथ, अधीक्षिका ने कहा और तेज कदमों से आगे चल पड़ी। मैं उसके पीछे चलने लगी। जेल की गलियारियां अंधेरी थीं, दीवारें नम थी और हर तरफ सीलन थी जिससे मेरा दम घुट रहा था। रास्ते में कई कैदी औरतें दिखीं, कुछ बैठकर रो रही थीं, कुछ चुपचाप कोने में सिर झुकाए बैठी थीं और कुछ पागलों की तरह चिल्ला रही थी। ये दृश्य देखकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मेरी भी ऐसी ही हालत होगी? ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि अधीक्षिका मुझे आम कैदियों के कमरे की तरफ नहीं ले जा रही, बल्कि दूसरी तरफ मुड़ गई जो थोड़ी साफ सुथरी थी। यहाँ अंधेरा कम था और बदबू भी कम। तुम भाग्यशाली हो, अधीक्षिका ने अचानक तेज लहजे में कहा। तुम्हें खास कमरे में रखा जाएगा। उसके लहजे में व्यंग साफ था। खास कमरा? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बस एक अजीब मुस्कान उसके होठों पर आई जो मुझे और डरा गई। हम एक कमरे के सामने रुक गए। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। कमरा अंदर से बाकी जेल से अलग था। फर्श साफ था, दीवारें ठीक हालत में थी और कोनों में 3-4 चारपाइयाँ रखी थीं जिन पर साफ चादरें बिछी थी। कमरे में पहले से 2 लड़कियां बैठी थीं। दोनों जवान और सुंदर थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब डर था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये वो डर नहीं था जो आम कैदियों के चेहरों पर होता है, ये कुछ गहरा और डरावना था। एक लड़की जो लगभग 20 साल की होगी कोने में घुटनों से चिपक कर बैठी थी।
उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे बहुत रोई हो। दूसरी लड़की शायद 18-19 साल की बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। बेजान सी, ये तुम्हारी नई साथी है, अधीक्षिका ने उन दोनों से कहा। इसका ख्याल रखना। दोनों ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी नज़रों में खालीपन था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही और फिर अपनी दुनिया में खो गई। अधीक्षिका चली गई और मैं सहम कर वहीं सिमट कर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा था जो दिल को चीरता था। हेलो, मैंने हिम्मत करके कहा। मेरा नाम रिया है, तुम्हारा नाम? कोने वाली लड़की ने सिर उठाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। बिस्तर वाली ने तो जैसे सुना ही नहीं। नाम 302, अब हमारा यही नाम है। बड़ी देर बाद जवाब मिला। तुम लोग कब से यहाँ हो? मैंने फिर पूछा। ऐसा लगता है जैसे जन्म यही हुआ है, कोने वाली लड़की बोली। उसकी आवाज़ गहरे कुएं से आ रही थी। मतलब तुम जल्द जान जाओगी। उसकी आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या जान जाऊंगी? प्लीज़ बताओ, मैंने विनती की। बिस्तर वाली लड़की ने मुझे घूरा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने अपने बाल पकड़े और ज़ोर से खींचने लगी, फिर रुक गई। यहाँ इस कमरे में जो लड़की आ जाती है, उसे अच्छा खाना बिस्तर सब मिलता है। क्योंकि क्या? मेरी धड़कनें तेज हो गई। क्योंकि हम माल हैं, सामान हैं, जिन्हें अच्छी हालत में रखना जरूरी है, कोने वाली लड़की ने कहा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं उलझ गई, मेरे दिमाग में तूफान उठने लगा। माल, सामान, ये क्या कह रही हो? हफ्ते में एक दिन, बिस्तर वाली लड़की बोली, लेकिन उसकी आवाज़ कांप गई। हफ्ते में एक दिन क्या? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बस इतना जान लो कि लड़की सांस तो लेती है, लेकिन मुर्दों से बदतर होती है। वो अपनी मौत की दुआ मांगती है, लेकिन मौत नहीं आती। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सांस तेज हो गई, हाथ ठंडे पड़ गए। मैं दीवार से लगकर बैठ गई। ये कमरा जो पहले बेहतर लगा था, अब कब्र जैसा लग रहा था। ये सफाई, अच्छे बिस्तर, सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे। मैं किसी बड़े खतरे में फंस गई थी। जेल में आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन वो 2 साल जैसे लगे। मैंने अपनी साथी लड़कियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कम बोलती थीं। उनकी खामोशी में डर था जो मुझे हिला देता था। बड़ी मुश्किल से उनके नाम पता चले। कोने वाली का नाम मीरा था, जो मुझसे 3 साल बड़ी थी और यहाँ 6 महीनों से थी। दूसरी का नाम स्नेहा था, वो मेरी उम्र की थी और 4 महीनों से यहाँ थी। तीसरे दिन सुबह जब मैं आधी नींद में थी, दरवाज़ा जोर से खुला। मैं चौंक कर उठी। अधीक्षिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसके साथ 2 और औरतें थीं, जिनके हाथों में सामान था। उठो सब, आज हफ्ता है, अधीक्षिका ने ऊंची आवाज़ में कहा। मीरा और स्नेहा फौरन बैठ गईं, लेकिन उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। स्नेहा के हाथ कांपने लगे। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। अधीक्षिका अंदर आई और दोनों औरतों ने सामान फर्श पर रखा। उसमें शीशे के जार थे, जिनमें गाढ़ा सुनहरा तरल था और तौलिए व कपड़े। आज तुम तीनों को तैयार होना है, अधीक्षिका ने अजीब मुस्कान से कहा। पहले तुम अपने शरीर पर ये शहद लगाओगी। शहद? मैंने हैरानी से पूछा। क्यों? सवाल मत पूछो, जो कहा जाए वो करो, उसने सख्ती से कहा। मैंने मीरा और स्नेहा की तरफ देखा। वो सिर झुकाए बैठी थीं, जैसे ये सब पहले भी हुआ हो। मेरे दिल में डर पैदा होने लगा। मैंने इनकार में सिर हिलाया। तो अधीक्षिका करीब आई। नहीं करोगी? अभी बहुत कुछ सीखना है। यहाँ इनकार नहीं, आज्ञा पालन चलता है। मैं ये नहीं करूँगी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती, मैंने कहा। तभी उसने हाथ उठाया और जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि मैं गिर गई। मुंह से खून निकला। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, उसने गुस्से से कहा। यहाँ तुम कैदी हो और कैदी आदेश मानते हैं। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। गाल जल रहा था, दिल में दर्द था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी बेइज्जती सहनी पड़ेगी।
अधीक्षिका ने मुझे बालों से पकड़ा और बोली, अब अगर सवाल किया तो आगे की सजा तुम सह नहीं पाओगी, समझी। मैंने डर से हाँ कहा। अब तुम तीनों कपड़े उतारो और शहद पूरे शरीर पर लगाओ, उसने आदेश दिया। मीरा और स्नेहा ने फौरन कपड़े उतारने शुरू किए। उनके चेहरे भावहीन थे, जैसे ये रूटीन हो। मैं खड़ी रह गई, हाथ कांप रहे थे। तुम क्यों खड़ी हो, जल्दी करो, अधीक्षिका ने डांटा। आंसू बहाते हुए हजारों सवालों के साथ मैंने शहद की बोतल उठाई। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि यहाँ ऐसा होता है। अधीक्षिका ने गरज कर कहा, फटाफट पूरे शरीर पर शहद लगाओ। मीरा और स्नेहा ने लगाना शुरू किया। मैंने भी मजबूरी में हाथ में शहद लिया। वो ठंडा और चिपचिपा था। इसे लगाते हुए मुझे उबकाई आई। ये सब क्यों, मैंने रोक कर पूछा। चुप रहो और काम करो, अधीक्षिका ने कहा। शहद लगाने में 15 मिनट लगे। मेरा पूरा शरीर चिपचिपा हो गया। मैं खुद को इतना घटिया महसूस कर रही थी कि बयान नहीं कर सकती। अच्छा, अब तुम बारी बारी नहाओगी, अधीक्षिका ने कहा। वहाँ बाथरूम में बड़ा टब है। मीरा, तुम पहले जाओ। मीरा सिर झुकाकर चली गई, पूरी तरह चुप। जब वो अंदर गई तो मैंने कमरे के कोने में लाल रोशनी देखी। गौर से देखा तो लगा ये कैमरा है। ये कैमरा है, मैंने पूछा। तुम्हें इससे मतलब नहीं, चुप रहो, उसने झिड़का। लेकिन मेरा शक पक्का हो गया। यहाँ छिपे कैमरे थे, कोई हमें देख रहा था। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। मीरा नहाकर बाहर आई, बाल गीले थे, तौलिया लपेटा था। अब स्नेहा की बारी थी, वो अंदर गई। मैं बहुत डरी हुई थी। अधीक्षिका कुर्सी पर बैठी निगरानी कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। जब स्नेहा बाहर आई तो मेरी बारी थी। जाओ जल्दी करो, उसने कहा। मैं बाथरूम में गई। वहाँ सच में एक बड़ा टब था जो पानी से भरा हुआ था। मैंने अपने शरीर पर नजर डाली जो शहद से चिपचिपा था। मैं रोने लगी। मैंने टब में कदम रखा और खुद को धोना शुरू किया। पानी ठंडा था, लेकिन मैं जोर जोर से अपने शरीर को रगड़ रही थी, जैसे उस शहद के साथ अपनी बेइज्जती को भी धो डालना चाहती हूँ। मैं लगातार रो रही थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। हे भगवान, मुझे जहाँ से निकाल दे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं मन ही मन दुआएं मांग रही थी। जब मैं नहाकर बाहर आई तो अधीक्षिका ने हमें नए कपड़े दिए। ये हमारे आम जेल के कपड़ों से अलग थे। ये अच्छे से सिले हुए थे, रंगीन थे, और अजीब बात की ये फिटिंग भी बिल्कुल ठीक थी। ये कपड़े पहनो, अधीक्षिका ने कहा। हम तीनों ने कपड़े पहने तो हमारी सूरत ही बदल गई। हम किसी भी तरह से कैदी औरतें नहीं लग रही थीं, बल्कि ठीक ठाक आधुनिक औरतें लग रही थीं। मेरा दिल तो बैठा जा रहा था। अच्छा, अब चलो मेरे साथ, अधीक्षिका ने कहा। हम तीनों उसके पीछे चलने लगी। वो हमें एक और कमरे में ले गई जो पहले से भी ज़्यादा साफ सुथरा था। वहाँ एक दीवार के सामने एक बड़ा कैमरा लगा हुआ था जो साफ नजर आ रहा था। यहाँ खड़ी हो जाओ तीनों एक लाइन में, अधीक्षिका ने कहा। हमने वैसे ही किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा और स्नेहा सिर झुकाए खड़ी थीं, लेकिन मैंने कैमरे की तरफ देखा। मुझे यकीन था कि कोई हमें देख रहा है। अचानक कमरे में एक आवाज़ गूंजी। ये एक आदमी की आवाज़ थी जो किसी स्पीकर से आ रही थी। अच्छा, आज 3 नए विकल्प हैं। मेरा खून जम गया। हम विकल्प हैं। पहली बहुत साधारण है, दूसरी ठीक है, लेकिन तीसरी आवाज़ रुकी। मैंने महसूस किया कि वो आवाज़ मुझे देख रही है। तीसरी बहुत शानदार है, नई ताज़ा, बिल्कुल परफेक्ट। मेरे पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। रिया को ले आओ। ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम ही क्यों लिया गया? क्या होने वाला है?
सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। अधीक्षिका मेरी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। चल बहन, तेरी किस्मत चमक गई, उसने व्यंग से कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन 2 औरतें आईं और उन्होंने मेरे बाजू पकड़ लिए। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर थीं। मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं गिड़गिड़ाने लगी। मीरा और स्नेहा ने मुझे देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थीं। मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर ले जाया जाने लगा। मैं चीख रही थी, रो रही थी, विनती कर रही थी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। गलियारे में दूसरी कैदी औरतें मुझे देख रही थी, लेकिन सब चुप थीं। शायद उन्हें पता था कि यहाँ आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। मैं लगातार विरोध कर रही थी। मेरे पैर जमीन पर रगड़ खा रहे थे, लेकिन वो दोनों औरतें मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत थी। मोटी अधीक्षिका मेरे पीछे पीछे चल रही थी और उसके चेहरे पर सख्ती थी। ये कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, ये शैतानी और संतुष्टि वाली मुस्कान थी, जैसे उसे कोई बड़ी सफलता मिल गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मैंने विनती की। मेरी आवाज़ डर से कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो, एक औरत ने मेरा बाजू और मजबूती से पकड़ लिया। चुपचाप चलो, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं, कुछ बताएं तुम। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम जेल की मुख्य इमारत से बाहर निकले और एक दूसरी इमारत की तरफ चलने लगे। ये इमारत बिल्कुल अलग थी, जेल के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग। बाहर से ये साफ सुथरी और अच्छी लग रही थी। जब हम अंदर गए तो मैं हैरान रह गई। यहाँ की दुनिया पूरी तरह अलग थी। फर्श संगमरमर का था, चमकता हुआ जैसे अभी साफ किया गया हो। दीवारें सुंदर रंगों से रंगी हुई थीं और छत से शानदार जाड़ फानूस लटक रहे थे। ये कोई जेल का हिस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी अमीर आदमी का महल लग रहा था। हम एक लंबे गलियारे से गुजरे तो वहाँ मौजूद सिपाही ने हमें देखते ही गुस्से से कहा, इतनी देर कर दी साहब, कब से इंतजार कर रहे हैं। 100 बार कहा है कि समय की पाबंदी रखो, लेकिन तुम औरतों के दिमाग में ना जाने क्या भूसा भरा है। क्या करूं, नई लड़की है, काबू करने में समय तो लगता है ना। क्या सर गुस्से में है? नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी जाओ अब। तो अधीक्षिका ने मुझे घूरा। पैरों में जान नहीं है क्या, जल्दी चल। वो दहाड़ कर बोली तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। हम एक और बड़े दरवाजे के सामने रुके। दरवाजा बारी लकड़ी का बना था, जिस पर जटिल नक्काशी थी। एक औरत ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। शुक्र है मैं मुंह के बल नहीं गिरी। मैं जैसे ही मुड़ी, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मैं उस कमरे में पूरी तरह अकेली थी। मैंने इधर उधर देखा। कमरे के बीच में एक शानदार सोफा सेट रखा था। एक तरफ शीशे की बड़ी मेज थी, जिस पर गिलास, अजीब अजीब बोतलें और बर्फ रखी हुई थी। कमरा बेहद आलीशान और बड़ा था, शायद मेरे पूरे घर जितना। फर्श पर नरम और कीमती कालीन बिछा था, जिस पर कदम रखते ही पैर धंस जाते थे। लेकिन उस आलीशान में कुछ इतना डरावना था कि मेरी रूह कांप उठी। लेकिन अचानक एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और वो चीज़ थी दीवारों पर लगी औरतों की अधनंगन तस्वीरें। वो बड़े बड़े फ्रेमों में लगी हुई थीं। कुछ तस्वीरें इतनी शर्मनाक थी कि मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें हटा लीं। मेरे पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। ये क्या जगह थी? यहाँ मुझे क्यों लाया गया था? सोचते सोचते मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। मैं हर तरफ से घर में गिरी हुई थी, कमरे के बीच में खड़ी थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अभी सीने से निकल आएगा। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई। एक कोने में एक बड़ा पलंग था, जिसके चारों तरफ लाल रंग के जालीदार पर्दे लगे हुए थे।
उसे देखकर मेरे दिमाग में डरावने विचार आने लगे। मैं दरवाजे की तरफ भागी और जोर से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। मैंने मुट्ठी से दरवाज़ा पीटा, खोलो प्लीज़ खोलो, मुझे यहाँ से निकालो। मैं चीख रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। मैं दरवाजे के साथ बैठ गई और अपने घुटनों में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं समझ गई थी कि मुझे यहाँ किसी बहुत बड़े पाप के लिए लाया गया है। उस जगह में मुझे भगवान की याद आई। उस वक्त लगा जैसे भगवान मुझे खुद अपनी तरफ बुला रहा हो, आओ मुझसे मांग कर देखो। मेरे आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैं बेगुनाह हूँ। मैं सजदे में गिड़गिड़ा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल दे। मेरे आंसू गिर रहे थे, मैं बुरी तरह कांप रही थी। हे भगवान, मेरी इज्जत की रक्षा कर, मुझे इस परीक्षा से बचा ले। मैं तेरी शरण में आई हूँ। मैं लगातार दुआएं मांग रही थी। उस हालत में ना जाने कितना समय गुजर गया। अचानक मैंने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है, तो मेरी सांस अटक गई। फिर मैंने कंधे पर एक हाथ महसूस किया तो मेरे पूरे शरीर में जुरजुरी दौड़ गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मैंने सोचा ये बाहर निकल जाएगा। मैंने धीरे से अपना सिर सजदे से उठाया तो अपने बिल्कुल करीब एक दाढ़ी वाले चेहरे वाले आदमी को देखा, जिसकी आंखों में लाल डोरे दौड़ रहे थे और मैं डर से पीछे हट गई। वो लंबा चौड़ा आदमी था, लगभग 40 साल का, मजबूत और हट्टा गट्टा। उसकी शर्ट का कॉलर खुला था और गले में सोने की मोटी चेन लटक रही थी। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे चबा डालेंगी। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हवस चीख रही थी और मुझ में ये सब सहने की ताकत नहीं थी। क्या अब मैं इस दौर से भी गुजरूंगी? अब ये कैसी परीक्षा है? नहीं नहीं नहीं। हे भगवान, मेरे होंठों से शब्द टूट टूट कर निकलने लगे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैं समझ गई थी कि ये वही आदमी है जिसने मुझे चुना था। ये वही आदमी था जो मेरे साथ वो सब करना चाहता था जिसकी कल्पना भी मेरे लिए असहनीय थी। हे भगवान, मुझे बचा लें, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मेरी मदद कर। मेरी आवाज़ डर और दर्द से भरी हुई थी। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही मैंने महसूस किया कि उस आदमी का हाथ मेरे कंधे से हट गया। मैंने एकदम आंखें खोली तो देखा वो शख्स मुझसे 2 कदम पीछे हट गया था और उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई थी। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई अजीब जीव देख रहा हो, और फिर वो मुझसे और दूर हटा और सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं वहीं फर्श पर बैठी रह गई। मेरी आंखें उस पर थी, लेकिन मेरा दिल भगवान को पुकार रहा था। क्या मेरी दुआ सुन ली गई थी? क्या भगवान ने मुझे बचा लिया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या मेरी जान बख्शी जाएगी या फिर इससे आगे? मैं सोच भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं अभी भी उसके कब्जे में थी। वो मौत की तरह सोफे पर बैठा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, गुस्सा था, लेकिन उलझन भी थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने अपनी घड़ी उतारी और मेरी तरफ देखकर व्यंग भरी आवाज़ में बोला, तुम औरतें रोती कमाल की हो, लेकिन मगरमच्छ के आंसू बहाना कोई तुमसे सीखे। मैंने अपने आंसू पूछे, लेकिन मेरी आंखों में उलझन थी। वो एकदम ठंडे लहजे में बोला, पति के होते हुए अपने यार के साथ रंग रलियां मनाते हुए भगवान याद नहीं आया? अब बड़ी नेक बन रही हो, उसने जहर भरे लहजे में कहा। ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर का सारा डर गुस्से में बदल गया। ये इल्ज़ाम, ये घटिया गंदा इल्ज़ाम जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, अब दोबारा इस शख्स की जुबान से सुन रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं फट पड़ी। क्या कहा आपने? मैंने आंखें फाड़कर उसे देखा। वही जो तुम्हारे केस में लिखा है, उसने सिगरेट जलाते हुए कहा। पति के होते हुए अपने चचेरे भाई के साथ गलत संबंध, और फिर जब पकड़ी गई तो उसी को मार डाला।
ये झूठ है, मैं अचानक खड़ी हो गई। ये सब झूठ है, मुझ पर इल्ज़ाम है। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाकर मेरी तरफ देखा। सब यही कहते हैं कि वो बेकसूर है, लेकिन मैं वाकई बेकसूर हूँ, मैंने जोर से कहा। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। ये सब मेरे पति की साजिश है, उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरा गला रुंध गया, लेकिन मैंने जल्दी खुद पर काबू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रोकर मैं उस शख्स के सामने खुद को कमज़ोर साबित करूं। वो पहले ही कह चुका था कि रोती हुई औरतें मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं। अच्छा तो सच क्या है? उसने सिगरेट की राख झाड़ी और सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। चल बोलना शुरू कर, देखते हैं तुम्हारी कहानी में कितना दम है। मैंने अपनी आंखें पोंछी और बोलना शुरू किया। मेरा नाम रिया है। मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरी आवाज़ कांप रही थी। पहले पापा के दिल का दौरा पड़ा था। उसके 6 महीने बाद माँ भी चली गई। वो पापा की जुदाई सह नहीं सकी। मैं रुक गई। इन यादों ने मेरे दिल को फिर से चीर दिया। माँ के नाम एक घर था शहर के अच्छे इलाके में। पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। माँ ने मरने से पहले वो घर मेरे नाम कर दिया था। कानूनी तौर पर अब वो मेरी संपत्ति था। इंस्पेक्टर चुपचाप सुन रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखी। माँ को मेरी शादी की चिंता थी। मैं अकेली थी, कोई भाई बहन नहीं था। उन्होंने जल्दी से मेरी शादी विजय से करवा दी। विजय के नाम पर मेरी आवाज़ कड़वी हो गई। विजय हमारे दूर के रिश्तेदार का बेटा था। माँ ने सोचा कि वो मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और पुरानी यादों को याद करने लगी। तो इंस्पेक्टर बोला, फिर क्या हुआ? शादी के तुरंत बाद माँ चल बसी और माँ के जाने की देर थी कि विजय की असली सच्चाई सामने आ गई। वो बाहर औरतों से संबंध रखता था। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। वो अक्सर रात को ही घर आता, शराब पीकर, और कभी कभी तो वो औरतों को भी घर ले आता था। तुमने कुछ नहीं कहा? इंस्पेक्टर ने पूछा। कहा, बहुत बार कहा। मेरी आवाज़ भीग गई। हर बार झगड़ा होता, वो मुझे मारता, गालियाँ देता, कहता कि ये उसकी मर्जी है, मैं कौन होती हूँ उसे रोकने वाली। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। फिर उसने मेरे घर की मांग की। वो चाहता था कि घर उसके नाम कर दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मना करने की वजह इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी था। वो मेरे माता पिता की मेहनत की कमाई था, और मैं जानती थी कि विजय उसे बेचकर पैसे जुए में, शराब में, औरतों पर उड़ा देगा। तो तुमने मना कर दिया? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, और उसी वक्त से उसका व्यवहार और भी खराब हो गया। वो मुझे मारने लगा। रोज झगड़े होने लगे। उसने मुझे धमकियां दी कि अगर घर नहीं दिया तो वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैं बोलते बोलते रुक गई। अगला हिस्सा बताना सबसे मुश्किल था। बात करते करते मेरी सांस तेज हो गई और मैं चुप हो गई। इंस्पेक्टर ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? मेरे पिताजी के दोस्त का एक बेटा था, अमित। मैंने धीरे से कहा। माता पिता के जाने के बाद वही एक था जो कभी कभी मेरा हाल पूछने आ जाता था। तुम उसे पसंद करती थी? इंस्पेक्टर ने शक भरे लहजे में पूछा। नहीं, मैंने तुरंत कहा। वो बस मेरा भाई जैसा था। माँ की मौत के बाद वो कभी कभी आता, मेरा हाल पूछता, कुछ पैसे दे जाता अगर ज़रूरत हो, बस इतना ही। इंस्पेक्टर ने गहरी नज़र से मुझे देखा। विजय को उसका आना बुरा लगता था तो उसने आना छोड़ दिया, लेकिन विजय को फिर भी चैन नहीं आया। कैसे? इंस्पेक्टर ने रुचि से पूछा। अब वो थोड़ा ध्यान से सुन रहा था। कुछ दिन पहले की बात है। मेरी आवाज़ भर आई। मैं बहुत बीमार थी, बेहोश हो गई। मेरी पड़ोसन ने विजय को फ़ोन करने की कोशिश की। जब संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने अमित को बुला लिया। वो मुझे अस्पताल लेकर गया। मैं 1 हफ्ता अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन विजय को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अस्पताल आकर देख लेता कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अमित ने अस्पताल के सारे खर्चे चुकाए और मुझे घर पहुँचाया।
मैं रुकी यादें मेरे दिल को चीर रही थी। तभी विजय अचानक घर आ गया। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नेहा भी थी। विजय ने अमित को देखा तो गुस्से से पागल हो गया। उसने अमित से झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगा कि तुम मेरी बीबी के पास क्यों आते हो, तुम्हारी क्या नीयत है। अमित ने उसे बताया कि रिया को अस्पताल से लेकर आ रहा हूँ, जो असल में तुम्हारा फर्ज था। तुमने अपने फर्ज से कोताही की। अगर तुम उसके पास होते तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विजय ने जब अमित की ये बातें सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। फिर विजय ने मेरे सामने ही अमित का कत्ल कर दिया। मैं हकलाते हुए बोली। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तनाव दिखाई दिया। मैं चीख रही थी, रोक रही थी, लेकिन नेहा ने मुझे पकड़ रखा था। मैं जोर जोर से रोने लगी। अमित का खून हर तरफ था। वो चिल्ला रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर विजय ने पुलिस को बुलाकर कहा कि मेरा अमित से गलत संबंध था और मैं उसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन वो मुझे ले जाना नहीं चाहता था, जिस पर लड़ाई हुई और फिर मैंने धोखे से अमित को घर बुलाकर मार डाला। पुलिस ने उसकी बात मान ली। नेहा ने भी उसकी बात की पुष्टि कर दी। दोनों ने मिलकर झूठी गवाही दी और अब मैं यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था? नहीं, मैंने बेबसी से कहा। इंस्पेक्टर ने अपनी सिगरेट बुझा दी और आगे झुककर मुझे देखा। तुम चाहती हो कि मैं सब पर यकीन कर लूं? उसने व्यंग से कहा, बिना किसी सबूत के। ये शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया। अपनी दर्द भरी जिंदगी को दोबारा दोहराना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने इस उम्मीद पर ये बातें सुना रही थी कि शायद कोई अच्छा नतीजा निकले। लेकिन सामने बैठा इंस्पेक्टर इतनी आसानी से मुझे झूठा बता गया। उसे मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आया तो मेरा दिल फट गया। वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। कानून आंसू देखकर फैसला नहीं करता, कानून सबूत मांगता है। मैं एकदम उसकी बात सुनकर चीख पड़ी। अगर मेरे पास सबूत होता तो मैं यहाँ होती। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं वकील कर सकूं। मैं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा। मैं यहीं मर जाऊंगी, इसी जेल में। लेकिन अगर तुम झूठी हुई तो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैंने भीगी पलकों से उसकी तरफ देखा। तो मुझे सजा दें, वो सजा जो आप देना चाहते हैं। मैं आंखें बंद करके उसे अपना नसीब समझ लूंगी, लेकिन भगवान के लिए मेरी बात पर यकीन करें। मेरा पति बहुत चालाक इंसान है। वो मुझे सजा दिलवाने में पूरी ताकत लगा देगा। इंस्पेक्टर चुपचाप मेरी तरफ देखने लगा। वो गहरी सोच में डूब गया था। हम प्लीज़, मैंने हाथ जोड़े। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो कम से कम जांच तो करें। विजय को पकड़े, उससे पूछे, नेहा से पूछें, मेरे पड़ोसियों से पूछे कि उस दिन क्या हुआ था। प्लीज़ मुझे इंसाफ दें। मुझे ना जाने क्यों ये गंभीर और सख्त आदमी अपनी आखिरी उम्मीद लग रहा था। इंस्पेक्टर मेरी सारी बात सुनने के बाद कमरे में टहलने लगा। उसके माथे पर सिलवटें पड़ी हुई थीं और वह गहरी सोच में डूबा हुआ दिख रहा था। मैं चुपचाप बैठी उसकी हर हरकत देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं। अचानक वो रुका और मेरी तरफ देखा। अगर तुम सच कह रही हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। एक बेकसूर औरत को जेल में डालना और उसकी संपत्ति हड़पना। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई की झलक नजर आ रही है। मैं मजलूम हूँ, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैंने बेबसी से कहा। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और मेरे केस की दोबारा जांच की अनुमति मांगी। उसकी गंभीरता और दृढ़ता ने मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई। अगले कुछ दिनों में उसने मेरे पति विजय पर गुप्त निगरानी शुरू कर दी। उसने अपने विश्वसनीय मुखबिरों को लगा दिया जो विजय की हर हरकत पर नजर रखते। 3 दिन की लगातार निगरानी के बाद कुछ बहुत संदिग्ध बातें सामने आई। विजय ने मेरे घर पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया था
और इसे बेचने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा एक और युवती अक्सर उसके साथ देखी जाती थी। मुखबिरों ने बताया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और वो साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर ने अमित के कत्ल के मामले की दोबारा जांच शुरू की। उसने पुलिस फाइलों का गहराई से अध्ययन किया और जान गया कि शुरुआती जांच ठीक से नहीं की गई थी। कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं थे। घटना स्थल पर मिले सबूतों का सही ढंग से परीक्षण नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर ने फोरेंसिक टीम को दोबारा सबूतों की जांच करने को कहा। नई जांच से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। घटना स्थल से मिले फिंगरप्रिंट मेरे नहीं बल्कि विजय के थे। कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार पर भी विजय के निशान मिले। इसके अलावा एक पड़ोसी ने बयान दिया कि उसने उस रात विजय को अमित के साथ झगड़ते हुए देखा था। ये सबूत मेरी बेगुनाही के स्पष्ट प्रमाण थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विजय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस टीम मेरे घर पहुंची तो विजय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब विजय को थाने लाया गया तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी सारी करतूतें खुल जाएंगी। थाने में विजय को हिरासत में लिया गया और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा को अलग कमरे में रखा गया। इंस्पेक्टर ने पहले नेहा से पूछताछ शुरू की। जब उस पर दबाव डाला गया तो सबूत सामने रखे गए तो उसकी आंखों में डर से आंसू आ गए और वो कांपने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विजय का प्लान था, नेहा चीखकर बोली। वो रिया का घर हथियाना चाहता था। उसने अमित को मार डाला और इल्जाम रिया पर लगा दिया। नेहा के बयान के बाद इंस्पेक्टर ने विजय से सख्त पूछताछ की। जब उसे बताया गया कि नेहा ने सब कुछ बता दिया है और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने काफ़ी देर तक इनकार किया, लेकिन जब सबूत और नेहा का बयान सामने रखा गया तो आखिरकार वो टूट गया। विजय ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने अमित को मार डाला और इल्जाम रिया पर लगाया था ताकि उसका घर हथिया सके। उसने ये भी बताया कि उसने पुलिस वालों को रिश्वत दी थी ताकि वो सही जांच ना करे। उसका पूरा कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत मेरी रिहाई का आदेश जारी करवाया। जब मुझे बताया गया कि मैं आज़ाद हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जेल के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। बाहर इंस्पेक्टर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। रिया, मैंने तुम्हारा घर वापस दिलवा दिया है। विजय अब सजा से नहीं बच सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, मैंने कृतज्ञता से कहा। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। रिया, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम एक नेक और मासूम लड़की हो। मैंने फैसला किया है कि मैं इस जेल की व्यवस्था बदलूंगा। यहाँ जो औरतों के साथ गलत होता है वो अब बंद होगा। तुम्हारी कहानी ने मुझे जगाया है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने मेरी मदद की थी, मुझे इंसाफ दिलाया था, लेकिन जेल में जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे दिमाग में था। वो बेचारी औरतें जो यहाँ हवस का शिकार बनती थीं मेरी आंखों के सामने घूम रही थीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे अब एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। मैं उन औरतों की मदद करना चाहती हूँ जो मेरी तरह मजलूम हैं। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है रिया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। साथ मिलकर हम इस सिस्टम को बदलेंगे। मैंने विजय से तलाक ले लिया और कुछ महीनों बाद मैंने एक NGO शुरू किया। यहाँ जेल में बंद बेकसूर औरतों की मदद करती हूँ। इंस्पेक्टर अजय ने अपना वादा निभाया
उसने जेल की गलत प्रथाओं को बंद करवाया और कई अधिकारियों पर कार्रवाई की। भगवान ने उसके दिल को इतना बदल दिया कि वो अब हर तरह के गलत काम से दूर रहता था। वो अक्सर कहता है कि तुम भगवान की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं इस दलदल में डूब जाता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर अजय ना होते तो शायद मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाती। यकीनन हम दोनों का मिलना ऊपर से लिखा था। सच है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और उनका मिलन जमीन पर होता है। मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई, एक ऐसी जिंदगी जो इज्जत, इंसाफ और दूसरों की मदद पर आधारित थी। मेरा सफर दर्द से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये खुशियों और सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।